एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमोघ एजुकेशन पर। आप सबको शनिवार को एक वीडियो दी गई थी जिसमें हमने बिहारी के दोहों के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के बारे में। भारतेंदु युग की हमने लाइव क्लास ले चुके थे, उसके बाद आपको वीडियो लेक्चर मिल गया था। तो आज हम द्विवेदी युग प्रारंभ करने वाले हैं, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिए क्लास जल्दी, उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं। तो आप जुड़ते जाइए और कमेंट कर दीजिए मुझे कि आप लोग कौन कौन जुड़ चुके हैं। जो भी जुड़ जाए वो मुझे कमेंट कर दें बस, ताकि क्लास हम शुरू कर सकें। इससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी, तब तक आप लोग और बाकी लोग जुड़ते हैं तब तक, मतलब एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि जितनी भी आप जो आपके पाठ्यक्रम में लगा है, खासकर सहायक प्राध्यापक, तो उसमें से हम उन रचना को अर्थ सहित पढ़ेंगे जो आवश्यक है। अन्यथा हम अर्थ सहित पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। ठीक है, सिर्फ हमें एक बार पद देखना है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए कीजिए। लाइव क्लास का मतलब होता है कि आपको लाइव समय से जुड़ना है। आप लोग लेट हो जाते हैं, तो आप जल्दी से क्लास ज्वाइन करें और मुझे कमेंट करें कि आप लोग जुड़ चुके हैं। क्योंकि लाइव क्लास मैं बार बार वही बोलता हूँ कि लाइव क्लास का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। आप लोग उसमें भी समय पर नहीं आ रहे हैं तो फिर तो ये गलत बात है ना। कम से कम लाइव क्लास तो समय से ज्वाइन करना चाहिए। 4 मिनट में अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। चलिए, कुसुम जी आ गई हैं, नमस्ते नमस्कार। बाकी लोग जुड़ें, प्रारंभ करते हैं द्विवेदी युग। ठीक है, मैंने आपको एक बार बता दिया है, वीडियो आप पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा कि जो रचनाएं लगी हैं, ठीक है, उनका आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, सारी रचनाएं हमारे लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है अर्थ सहित हम याद करें। ठीक है, सामान्य अर्थ है। ठीक है, ज़्यादा हमारे लिए वो नहीं है, परंतु हमें उन रचनाओं के रचनाकार, उनके बारे में बात पता होनी चाहिए, पंक्तियाँ। चलिए, भाग्यश्री जी भी जुड़ गई हैं, नमस्कार नमस्ते। तो आप लोग कल से थोड़ा सा ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। 8:30 का मतलब 8:30 होता है। ठीक है, अगर आपको समय से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम 8:35 कर देंगे टाइम, 8:40 कर देंगे, पर टाइम का मतलब टाइम है। जितने टाइम क्लास स्टार्ट होती है उतने समय आपको प्रॉपर तरीके से क्लास में उपस्थित होना है। ठीक है, क्योंकि मेन समय का काम है, समय आपका अपने दिमाग का खेल है पूरा। ठीक है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप समय से जुड़ें कल से। चलिए, द्विवेदी युग
शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन की जो नेट सेट वालों के उसमें जुड़ा है वो दोनों नोट्स में शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, सहायक प्राध्यापक वालों का 2 शेयर कर चुका हूँ। एक मैं अभी क्लास के बाद शायद 10-15 मिनट बाद क्लास के जस्ट बाद आपको एक और शेयर कर दूंगा घनानंद का। नहीं, घनानंद कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको अंगद रावण संवाद जो है रामचंद्रिका का केशव दास का वो आपको मिल जाएगा। भूषण ग्रंथावली रहेगा, वो आपको मैं 1 या 2 दिन में आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक का वीडियो आपको मिल चुका है। जो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसका मैं एक बार और आपको वीडियो बना के मतलब वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ठीक है, द्विवेदी युग। ठीक है, भारतीय हिंदू युग को हमने पढ़ा है, हम बात करते हैं आज द्विवेदी युग की। ठीक है, तो द्विवेदी युग का प्रारंभ है, सीमा जो है वो 1900 से 1920 या 1918 तक। ठीक है, 1918 मानी जाती है, मैंने 1918 इसकी समय सीमा मानी जाती है क्योंकि कुछ रचनाएं जो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की या फिर आपकी पंत की, निराला की। ठीक है, जैसे जूही की कली एक रचना है ना, तो उस रचना से इसका प्रकाशन वर्ष 18 है और उससे ही छायावाद की शुरुआत मतलब अंतिम। ठीक है, सॉरी, हाँ, शुरुआत मानी जाती है छायावाद की, द्विवेदी युग का अंत माना जाता है। ठीक है, तो ये 20 की जगह आपको अगर ऑप्शन में आता है तो आप 18 पे ज़्यादा टिक करेंगे। ठीक है, अलग कई विद्वानों ने 20 भी माना है, पर हमें 18 याद रखना है द्विवेदी युग का। ठीक है, तो द्विवेदी युग दूसरा चरण है। ठीक है, काव्य के विकास का महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इस युग का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट ये याद रखो आप, किसके नाम पे है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर नहीं है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर है। इस युग की समय सीमा जो है 1900 से 1920 1918 है। नागेंद्र ने इसको जागरण सुधार काल कहा है, दूसरी ही लाइन से दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरी लाइन से दूसरा प्रश्न आपका बनता है, नागेंद्र ने इसको क्या कहा है, जागरण सुधार काल कहा है। ठीक है, क्या कहा है, जागरण सुधार काल। किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसको क्या कहा है ना, जागरण सुधार काल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा या द्वितीय उत्थान कहा है। एक और अन्य प्रश्न। ठीक है, एक और अन्य प्रश्न आपका है द्विवेदी युग के बारे में कि इसको क्या बताया, नई धारा और द्वितीय उत्थान। ठीक है, तो ये किसने कहा, ये हमारे शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये शुक्ल जी ने कहा है कि भैया ये द्वितीय उत्थान है। ठीक है, ये क्या है, द्वितीय उत्थान है या ये नई धारा है। ठीक है, तो ये अपने हो गए कम से कम यहाँ से 3 प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न किसके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न नागेंद्र ने क्या कहा, तो जागरण सुधार काल। तीसरा प्रश्न शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो नई धारा या द्वितीय उत्थान कहा है। तो ठीक है, इतनी सी जगह से ही आपके प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप इस बात से निश्चिंत रहें कि आपको इसकी वीडियो नहीं मिली, उसकी वीडियो नहीं मिली। उस बात का आप मुझ पर विश्वास रखें कि जहां से प्रश्न बन सकते हैं वहां से मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं उसको मैं नहीं छोड़ूंगा आपका, जहां से प्रश्न बनेंगे, है ना। कम से कम मतलब इतनी सी सिर्फ एक पैरा भी नहीं हुआ हमारा, अगर हम देखें तो 4-5 लाइन है, उससे हमारे 4 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी यही कि पूरा पेज का पेज कोई काम का नहीं है। ठीक है, कुछ जगह नोट्स में ऐसी भी है कि पेज पूरा खाली रहेगा, उसका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि आपका प्रश्न अगर जहाँ से बनता है वो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, उस चीज़ को मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भी महत्वपूर्ण होगा वो नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, जो नहीं है महत्वपूर्ण उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो द्विवेदी युग के बारे में हमारे 4 प्रश्न बन गए। ठीक है, 4 प्रश्न बन गए। एक बार आप लोगों से चाहूंगा आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन क्लियर दिख रही है, तो ये आप मुझे एक बार जरूर मैसेज करके बताएं, कमेंट करके। ठीक है, अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और उनके युग की बात करते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनका जन्म 1864 में रायबरेली के दौलत ग्राम में हुआ, दौलतपुर में हुआ था। ठीक है, दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ। 1908 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ये थोड़ा सा फैक्ट मिस्टेक है। ठीक है, इसलिए बार बार हम वही बोलते हैं, क्लास लो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। कभी कभी मिस हो जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। 1903, ठीक है, 1903 में बने थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा वर्ष 1920 तक ये इस पत्रिका के संपादक बने रहे। ठीक है, गद्य लेखन में
गद्य लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की। इनके लिखे हुए अनुदित व गद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य भाषा के परिमार्जक थे। काव्य भाषा के रूप में उन्होंने खड़ी बोली को अपनाया। ठीक है, मेन इनका सरस्वती पत्रिका का कब जुड़े थे और कब तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इनका मेन जो था वो खड़ी बोली का परिमार्जन परिष्कृत करने में सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहा है। और इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे साहित्यकारों ने क्या किया है, खड़ी बोली को अपना लिया था गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में। ठीक है, क्योंकि पद्य की भाषा चल रही थी कौन, ब्रज चल रही थी। ठीक है, ब्रज भाषा जो थी वो पद्य की भाषा मानी जाती थी, चलती थी। ठीक है, भारतेंदु युग तक भी थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा उसमें पद्य की रचना की जाती थी। पर यहाँ पे आके खड़ी बोली में पद्य रचना होने लगी थी। ठीक है, जिनमें आपके मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, जिन्होंने साकेत लिखा, यशोधरा लिखा। ठीक है, ये लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, तो गद्य की खड़ी बोली जो है उसका विकास किसने किया है, इनका इसका विकास जो है हमारे में इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। ठीक है, द्विवेदी जी की रचनाएं काव्य मंजूषा, ठीक है, सुमन, कांड काम्यकुंज, अबला विलाप, गंगा लहरु, ऋतुतरंगिणी, कुमार संभव, ये अनुदित हैं। ठीक है, ये जो है ये अनुदित हैं। ठीक है, इनकी रचना अधिकतर ऐसी आज तक पूछी नहीं गई है, फिर भी एक दो आप याद कर लो। ठीक है, एक दो रचना इनकी याद रख लो, अगर कभी पूछ ले, खुदा ना खास्ता कभी आपसे पूछ लिया गया तो आप बता सको। ठीक है, आप एक बार कमेंट कर दीजिए आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है और आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है। ठीक है, द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं की गई। दोनों भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ, मतलब गद्य और पद्य दोनों में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के प्रति समन्वयकारी दृष्टि अपनाई, जिससे खड़ी बोली समृद्ध हो गई। उनके नैतिकतावादी उपयुक्तवादी दृष्टिकोण से कवियों के स्वर बन गए। छोड़ो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के उद्देश्य में व्यापकता को निर्धारित किया। दूसरी, उनकी भाषा एवं स्वरूप को भी वो किया, मतलब मेन भाषा और स्वरूप उसके बारे में खड़ी बोली जो हम बात करते हैं बार बार। ठीक है, आगरा सम्मेलन में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हैं वे ब्रजभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो अपना जुड़ाव अखंड भारत से मानते हों उनकी भाषा निश्चित खड़ी बोली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कथन आपका थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर कभी कठिन कर देते हैं प्रश्न पत्र को तो ये यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, किसका कथन है। ठीक है, तो खड़ी बोली के बारे में जाहिर सी बात है महावीर प्रसाद द्विवेदी का होगा, पर परीक्षा हॉल में क्या है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्या कह रहे हैं वो, कि जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मान रहे हैं वो ब्रजभाषा का प्रयोग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो अपने आप को अखंड भारत से जुड़ा हुआ मानते हैं उनकी भाषा निश्चित ही खड़ी बोली होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने श्रृंगार रीति निरूपण काव्य दरबारी सरोकारों को भी आड़े हाथों लिया और कविता के व्यापक फलक की चर्चा की और इसमें किसी भी विषय को स्थान दिया जा सकता है इस ओर इशारा किया। ठीक है, ये आगे वाला जो कथन है एक और थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब इनने कहा भैया काव्य केवल काव्य की मतलब कोई राजा रानी या किसी श्रृंगार विशेष या किसी नायिका विशेष पर ही काव्य का सृजन नहीं किया जा सकता, और भी किया जा सकता है। मतलब काव्य के क्षेत्र को इन्होंने बहुत विस्तृत माना और बहुत बड़ा माना, और उसको बोलते हुए वो क्या बोल रहे हैं अपना कथन, कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, कहाँ से, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, ठीक है, रंक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर सिंधु पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी काव्य के विषय हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, ये सब के सब काव्य के विषय हो सकते हैं। चींटी है ना, मतलब सबसे छोटी, हाथी मतलब सबसे बड़ा जीव है, तो चींटी मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े तक, उसके बाद रंक से लेके राजा पर्यंत, मतलब मनुष्यों में देखो तो गरीब जो भिखारी जिसको बोलते हैं उससे लेकर राजा तक। ठीक है, जो सबसे धनवान है। जल की बात करें, छोटी सबसे छोटी बिंदु होती है ना, मतलब एक बूंद होती है, ये बूंद, ठीक है, इसको बूंद कर लेना, है ना, बूंद कर लेना इसको, बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत जल, वो जो बूंद सबसे छोटी है, उसके बाद फिर बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो वो वाला घड़ा भर के फिर कौन बन गए, सिंधु। ठीक है, पर्यंत जल,
अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी काव्य के विषय हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? तो ये बात भी आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। ठीक है, ये किस किस को पता था? आप लोग थोड़ा सा ना कमेंट करते रहा करें, ताकि आप मुझे मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहें आप। ठीक है, मुझे भी लगे कि हाँ आप क्लास में हैं, क्लास आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े से कमेंट्स किया करें। मैं बहुत देर से बोला, आप मतलब बता दीजिए स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है। अभी तक कमेंट नहीं आए। मुझे लगता है कि आप लोग मोबाइल रख के सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, या काम करते करते वीडियो सुन रहे हैं, या चल रहा है काम, तो वो नहीं करना है। ठीक है, उस चीज़ को, एक विशेष चीज़ आप अपने मस्तिष्क में याद रखो। ठीक है, हमेशा एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको जब आप बिल्कुल फ्री हो, मतलब पहली बार जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो बिल्कुल फ्री होकर देखें। अगर आपको लग रहा है भाई मैं अभी नहीं देख सकती हूँ, नहीं देख सकता हूँ, है ना, टाइम नहीं है मेरे पास, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस वीडियो को ना देखें। है ना, आप उस वीडियो को ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड मतलब आपकी लिंक आपके पास है, तो आपको वीडियो बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। पर उसको तब देखें जब आप बिल्कुल फ्री हों। ठीक है, मेंटली और फिजिकली। ठीक है, दोनों रूप से जब आप फ्री हो तब आपको वीडियो देखना है। ठीक है, ताकि आप सही तरीके से उसको ऑब्जर्व कर सको, सही तरीके से उसमें जो चीज़ सिखाई जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, उन चीज़ों को सीख सको, उन चीज़ों को अपना सको। ठीक है, उन चीज़ों को याद रख सको। ठीक है, ये पहली बार के लिए है। दूसरी बार की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार में आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपने एक बार सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, अपने दिमाग में वो कर लिया, क्या कर लिया, अपने दिमाग में उसको सेट कर लिया, याद कर लिया, तो दूसरी बार में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार में ऐसे ही भाई आप मतलब फिजिकल फ्री नहीं हो, मेंटली फ्री हो, काम चल रहा है, आप सुन रहे हो वीडियो, एयरफोन लगा लिया कान में और चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लर्न हो रहा है, याद हो रहा है, आपको पता है कम से कम कि हाँ ये सर ने ऐसे पढ़ाया था, ये सर ने ऐसे समझाया था, ये बताया था, तो आपके मस्तिष्क में वो चीज़ें पहले से फिट रहती है, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। दूसरी बार में आप उसको इस तरीके से सुन सकते हो। पर पहली बार के लिए हमेशा याद रखना है कि पहली बार में आपको क्या करना है। जब आप 100% फ्री रहो, मतलब मेंटली और फिजिकली 100% फ्री रहो, तब ही उस वीडियो को देखना, अन्यथा उस वीडियो को मत देखना। ठीक है, फुल फ्री रहो तब। ठीक है, आज समझ में? तो ये चीज़ आप विशेषता याद रखना आगे से। चलिए अगला। ठीक है, आगे। मैथिली गुप्त ने साहित्य को मनोरंजन नहीं बल्कि मानव जीवन के उद्देश्यों से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, ये निका एक पंक्ति भी आती है। ठीक है, केवल मनोरंजन ही कभी का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियां भी आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, किसने कहा है? ये कह रहे कि केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए कवि का कर्म। ठीक है, कवि का कर्म केवल क्या नहीं होना चाहिए? मनोरंजन नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें उचित उपदेश का मर्म मतलब ज्ञान, वो भी आपका होना चाहिए। तो ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए, वॉइस क्लियर है, दिख रहा है। सर मैं हर दिन क्लास के लिए वेट करती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, हम वही बोल रहे हैं। मतलब आप ऐसा अपने व्यक्तिगत अपने ऊपर न लें, पर आप इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखें। मतलब केवल इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, जीवन पर्यंत चीजों की बात कर रहा हूँ। केवल मेरी एक क्लास या सिर्फ एक क्लास मात्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो तो मुझे वो चाहिए, सारी चीजें चाहिए कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। कभी भी जब आप जीवन में कुछ सीख रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो उसको 100% से करो, तब बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और खासकर आज के जो मोबाइल का दौर है, आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है ना, जिसमें हम पीडीएफ और पीपीटी और वीडियो लेक्चर और इनसे हम सबसे पढ़ रहे हैं, तो इनमें एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि हम जब ये चीज़ें करते हैं ना, तो हमारा ध्यान उतना नहीं होता जितना हम डायरेक्ट क्लास जब लेते हैं, जब हम फिजिकल किसी टीचर की क्लास में होते हैं, जब हम फिजिकल किसी को सुन रहे होते हैं। ठीक है, वो मोटिवेशनल स्पीच हो या भजन हो या गाना हो या क्लास हो, तब हमारे ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जब हम उसको लाइव या अलग से कुछ देख रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारा ये दिक्कत ये हो जाती है कि फिर हम उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है,
वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि ठीक है यार चल रहा है, रिवर्स करके देख लेंगे, वापस देख लेंगे, वो वाली चीज़ होती है। ठीक है, और क्लास में रहते हैं तो डर रहता है कि यार छूट गया तो फिर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ रखो ध्यान। ठीक है। अनुभव नमस्ते। अनुभव तुम रोज लेट होते हो बेटा, है ना, अगली बार मैं तुम्हें यहाँ चैनल पे से ही थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, लाइव बिल्कुल टाइम से आओ, टाइम से क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करो और क्लास बिल्कुल समय से ज्वाइन करो। रचनाओं से प्रश्न कैसे आएंगे ये आप सभी रचनाओं को का बता दीजिएगा, है ना। मैं रचना जब भी पढ़ाता हूँ तब हमेशा बताता हूँ आपको कि इससे कहाँ से प्रश्न बनेगा, इससे कहाँ से प्रश्न बनेगा, इस रचना की किस चीज से प्रश्न बनेगा, है ना। मैंने आपको देखा भी होगा, आप लोगों ने, मैंने बिहारी पढ़ा है तो मैंने कहा भैया इसमें अलंकार पूछने की संभावना है, तो इस पंक्ति से अलंकार पूछ सकता है ना। इस पंक्ति से इस प्रश्न की संभावना है, ये पूरी पंक्ति पूछ सकता है किसकी है। ठीक है, इस पंक्ति का भाव अगर कुछ है तो उस पंक्ति से वो भाव पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने कई जगह अलग अलग तरीके से आपको बताई भैया इसमें कितने लोगों की बात की गई है ना। तो गिनती गिनती बताई तो मैंने उस गिनती को याद रखो कि आप किस किस की बात की गई है। ठीक है, जैसे उस दिन हम बता रहे थे कि वो जो इंद्र ने उनको ले गए थे, जो ऋषि को ले गए थे, है ना, उसकी उनको अलग अलग बताई मैंने किस किस की बात की, सबको मैं आपको क्लास में पूरा बताता हूँ। ठीक है, कि कहाँ कौन सी रचना से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो मैं आपको ये हमेशा बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल अली कली सी हो बंदो आगे कौन हवाल, तो ये पंक्ति किसके लिए लिखी थी, तो ये जय सिंह के लिए लिखी थी। ठीक है, राजा जय सिंह, तो ये भी मैंने आपको बताया वीडियो में। ठीक है, तो जहां से जो प्रश्न बनता है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि संभवतः आपको जितना ज्यादा मैं बता सकूं, ठीक है, जितना ज्यादा मैं आप लोगों को बता सकूं उतना मैं आपको बता देता हूं कि किस रचना से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। इससे आप निश्चिंत रहें। ठीक है, और इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखें कि आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगाओ। ठीक है, तो उससे आपका माइंड भी क्लियर होगा कि हाँ ये इस टाइप का प्रश्न सर ने छोड़ दिया था या सर नहीं बता पाए थे, या हमने कहीं नहीं देखा, एक नया प्रश्न मिला हमें कि ऐसा भी प्रश्न आता है। तो उससे हमारा ब्रेन भी तैयार रहता है कि हाँ अच्छा इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है ना, कोई भी पूर्ण नहीं है। कितना ही अच्छा टीचर हो, कितना ही अच्छा बच्चा हो, है ना, 100% लाने वाला, है ना, उसका भी कोई नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं गलत करके आएगा। तो पूर्ण नहीं है, पर कोशिश हम ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तैयार रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर रखें, ताकि हमारा क्या हो, सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप क्लियर रखो, बाकी मैं आपको बताता रहता हूँ रचनाओं से संबंधित। चलिए अनुभव, सॉरी की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, है ना, बस जस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, आप पे हक है हमारा, इसलिए और क्लास समय से आया करो। चलो, हिंदी नवजागरण और सरस्वती। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, ये हमने असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को और पढ़ा दिया था, पहले बताया था आपको, एक मतलब फर्स्ट यूनिट में कुछ बताए थे इसके बारे में, सेकंड यूनिट में सॉरी, है ना। आज भी फिर हम बात कर लेते हैं पूरे इसके बारे में, ये क्या है ना। नवजागरण तो पता ही है हमें, नवजागरण से तात्पर्य क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नवजागरण है, पुनर्जागरण है, जिसको रेंसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम सो रहे थे और दोबारा फिर हम उठे। ठीक है, मतलब जागे हुए थे फिर सो गए और फिर दोबारा हम उठे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ है, नवजागरण हुआ है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति, इसके बाद में भारत के प्रदेशों में आए राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जागरण जो है वो आपको नव जागरण इसमें है। हिंदी नव जागरण का सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना था। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया द्विवेदी भारतेंदु युग पढ़ाने से पहले। ठीक है, कि हमें लग क्या रहा था कि हम क्या भैया, हम जो गुलामी की बेड़ियां हैं उनमें ही जकड़े रहेंगे, गुलाम हम पैदा हुए हैं, गुलामी हमें मरना है। ठीक है, आज़ादी में आज़ादी हमारे ना तो किस्मत में भाग्य में नहीं है। ठीक है, ना हम अंग्रेजों से लड़के आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। मुट्ठी भर लोग कैसे लड़ेंगे ना, लोगों को यही लगता था कि इतना बड़ा देश था, तो ये लगता था। पर 57 की क्रांति के बाद लोगों को लगा कि यार जब एकजुट हो गया, है ना, जिस दिन समस्त भारत एकजुट हो गया उस दिन ये अंग्रेजों को तो हम वैसे ही भगा देंगे। ठीक है, तो इस सोच से जो उत्पन्न हुआ राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक, ये सब के सब किस में आते हैं, आपके नवजागरण में आते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ आएंगे आपके, ये सब के सब आते हैं आपके नवजागरण में। ठीक है, नव जागरण, तो ये हो गया आपका क्या, नव जागरण। ठीक है, नव जागरण। ठीक है, उसके बाद नव जागरण का पहला चरण 1857 का विद्रोह था, दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से तथा तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से
शुरू हुआ। हिंदी नवजागरण में द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में उनका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है, अब ये योगदान हमने देखा ना कि इनने क्या कहा था अभी जब ऊपर पढ़ के आए थे, नहीं कि रचना केवल श्रृंगार परक हो ये आवश्यक नहीं है, और केवल श्रृंगार पर ही रचना की जाए ये भी जरूरी नहीं है ना। उनने क्या कहा कि भैया हाथी से लेके चींटी से लेके हाथी पर्यंत जीव, रंग से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, ठीक है, बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत जल, ठीक है, अनंत पृथ्वी अनंत आकाश, सब पे कविता हो सकती है। ठीक है, तो इनसे प्रभावित होकर लोगों ने क्या किया है कि हाँ भाई अब फिर एक राष्ट्रवाद की लहर चली, है ना, जिसमें कौन शामिल हुए, मैथिली शरण गुप्त ने बोला, है ना, केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं से प्रभावित हुए माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने पूरा राष्ट्रवाद पे जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, इन्हीं से प्रभावित हुए श्यामचरण शुक्ल हुए, ठीक है, श्याम शरण शुक्ल जी हुए, है ना। तो इस प्रकार इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और साथ ही इनकी सरस्वती पत्रिका। ठीक है, फिर हम आते हैं सरस्वती पत्रिका, हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध प्रतिनिधि पत्रिका रही है। ठीक है, प्रसिद्ध प्रतिनिधि पत्रिका रही है। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ। 1930 में 3 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। देखो यहाँ कथन सही है ना, पीछे फैक्ट जो था वो गलत था, यहाँ बिल्कुल राइट लिखा है। 1903 में बने, 1920 तक ये बने, लगातार 17 वर्षों तक संपादन किया। ये छोड़ो, ऐसे लेख प्रकाशित किए जिन्होंने नवजागरण की लहर को क्या किया, प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इन्होंने कैसी राष्ट्रवादी संबंधी रचनाएं ही इस पत्रिका में प्रकाशित की जाती थी। राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जाता था, स्वतंत्रता की अलख जगाने वाली कविताएं, रचनाएं, लेख, निबंध, ये सब इसमें प्रकाशित होते थे। ठीक है, रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट भी किया है। ठीक है, अब देखो जो आप बाद में प्रश्न पूछते हो ना, वो मैं क्लास में बता दिया करता हूँ और उसको याद रखो आप, है ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठो, 100% ध्यान होना चाहिए। अब ये प्रश्न यहाँ से दिया कि रामविलास शर्मा जी है, इनकी पुस्तक थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। अब देखो स्मार्ट स्टडी और पढ़ने का तरीका क्या कहता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका कहता है कि तुमने यहाँ पढ़ लिया कि हिंदी नवजागरण और क्या, एक मिनट, है ना, आपने यहाँ पे पढ़ लिया ही भैया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इस पुस्तक में रामविलास शर्मा ने क्या बात की है, जो हम बात कर रहे थे हिंदी नवजागरण को प्रसारित करने वाली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो फैक्ट तो दूसरी जगह है, यहाँ से आपको ये फैक्ट याद रखना है कि ये पुस्तक जो है ना, ये पुस्तक किसकी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये पुस्तक रामविलास शर्मा जी की है। ठीक है, अब फायदा क्या होगा, फायदा मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इसको यहाँ पढ़ोगे फिर तुम अलग से रचना में जाके पढ़ोगे, है ना, जब हम रचनाएं पढ़ रहे होंगे रामविलास शर्मा जी की, तब हमारा दिमाग नाम से बोलेगा हाँ यार ये सुना है मैंने, अरे अरे पढ़ा था, ये देखा था कहीं, ये सुना था मैंने, है ना। तो उसको एक अलग खुशी होती है ना, ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि उसको अलग खुशी होती है, उसको थोड़ा सा एंजॉयमेंट टाइप का लगता है ना। कभी गौर करके देखना अपनी स्टडी पे, खुद पे, जब आपको पता रहता है ना कोई प्रश्न, जैसे मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ और आपको पता है, तो आपको एकदम अचानक से बहुत अच्छा लगेगा, चलो यार ये तो पता है, बढ़िया, आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे और फुल आपको एकदम आनंद की अनुभूति होगी। वैसे ही हमने इसको पढ़ महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, पढ़ सरस्वती पत्रिका योगदान रहे हैं, पढ़ नवजागरण रहे हैं, है ना, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका पढ़ रहे हैं, पर उसमें हमने रामविलास शर्मा को पढ़ा, है ना, और हमने बहुत ध्यान से पूरी क्लास ली। तो ये जो याद है ना, ये बुक, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से, जब हम रामविलास शर्मा को पढ़ रहे होंगे तो हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब आया समझ में आपको विद उदाहरण के साथ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि सारी चीजें आप एक साथ सुना करो, एक साथ पढ़ा करो, याद रखा करो। ठीक है, आचार्य द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि सामने आए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, अब भी बताया, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी, लोचन प्रसाद पांडे, ये सब के सब इनसे क्या थे, प्रभावित थे बहुत ज्यादा। ठीक है, द्विवेदी जी से प्रेरणा प्राप्त मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की। ठीक है, वही चीजें अब ये हर लाइन में वही चीजें चालू हो गई जो मैंने अभी बोला है। गुप्त जी ने साकेत की रचना जो की, वो किससे प्राप्त करी थी प्रेरणा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा प्राप्त करके मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य। ठीक है, अब एक लाइन में 4 प्रश्न बन रहे हैं,
ठीक है, जो अब भी मैं आपको बता रहा था, इस एक लाइन में ना 4 प्रश्न बन रहे हैं। पहली बात हम बोलेंगे कि द्विवेदी जी मतलब मैथिली समगुप्त किससे प्रभावित थे, तो द्विवेदी से प्रभावित थे, प्रश्न नंबर 1। ठीक है, मैथिली साकेत किसकी रचना है, साकेत मैथिली समगुप्त की है, प्रश्न नंबर 2। साकेत खंड काव्य महाकाव्य कौन सी रचना है, चंपू काव्य गीति काव्य, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, अब फिर इसको पूरी लाइन को उठा लो कि किससे प्रेरणा प्राप्त करके मैथिली समगुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की थी, तो द्विवेदी जी से, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो ये आपको 1 2 3 और 4 ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, इस चीज को आपको क्लास से लेके जाना है और क्लास से सीख कर जाना है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा हॉल में गलत ना हो। ठीक है, ये हो गई। बहुत सारे कवि ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे द्विवेदी जी, तथा सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर नए विषयों पर जुड़ी मतलब खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगे। ठीक है, इन कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये सब के सब किस में लिख रहे थे, ये सब के सब ब्रज भाषा में लिख रहे थे। पर द्विवेदी जी से प्रभावित होकर सबने क्या कर दिया, सबने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया। इन सभी कवियों की कविताओं में नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग और स्वदेश की भावना पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ठीक है, इन सारे कवियों में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ खड़ी बोली में लिखी। ठीक है, अब वो हिंदी के ठाठ बता रहा है, आदमी सोचो कितना प्रभावित हुआ होगा जो ब्रजभाषा में कविता लिखकर हिंदी में खड़ी बोली में लिख रहा है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। ठीक है, ये श्रीधर पाठक जी, नाथूराम शर्मा जी, राय प्रसाद देव पूर्ण जी। ठीक है, ये सब के सब इनसे प्रभावित थे। ठीक है, द्विवेदी जी ने इस पत्रिका के द्वारा एक और तो भाषा के स्तर पर हिंदी गद्य का संस्कार और परिष्कार परिमार्जन किया, तो दूसरी ओर प्रेरक बनकर साहित्यकारों का मार्गदर्शन संभाला। ये तब भी हमने ऊपर बात करके आए, वही है। इन्होंने साहित्यिक चेतना और स्वर को स्वर प्रदान किया। इस पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ साहित्यकारों को भाषा का महत्व समझाया। गद्य पद्य के लिए राह निर्मित की। पत्रकारिता ने जनता का नवजागरण का जो संदेश जो है वो जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, खड़ी बोली को परिमार्जित, संस्कारित और व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का योगदान अविस्मरणीय है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रसार हुआ, नए कवि तथा लेखक प्रकाश में आए, भाषा का संस्कार हुआ, सुधार हुआ, देश प्रेम, चरित्र निर्माण, इन सब भावनाओं का विकास हुआ। अब एक चीज विशेष रूप से आप लोग याद रखना, कभी कभी वो सरस्वती पत्रिका का योगदान पूछ लेगा और आपको दे देगा 3-4 लाइनें और उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा योगदान नहीं है या है, तो ये सब याद रखना है ना। आपने क्या किया है, उसने साहित्य और भाषा दोनों में, ये शायद मेरे हिसाब से मुझे कहीं क्लिक हो रहा है मेरे दिमाग में, ये प्रश्न शायद आया है भाषा और साहित्य दोनों का, है ना। तो हम लोग भाषा भूल जाते हैं, है ना, भाषा भूल जाते हैं, हम साहित्य याद रखते हैं। तो भाषा का भी परिमार्जन किया था, मतलब खड़ी बोली जो है वो परिमार्जित हुई सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, साहित्य आया। ठीक है, उसके बाद ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, नए कवि लेखक आए, भाषा का संस्कार हुआ, समाज सुधार हुआ, देश प्रेम और चरित्र निर्माण की भावनाओं का विकास हुआ। ठीक है, इन्हीं को वो क्या करके दे देगा, 1 2 3 4 पॉइंट बना बना के दे देगा और फिर पूछ लेगा 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, या उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में सरस्वती पत्रिका का योगदान, अतः नवपरक चेतना को आगे बढ़ाने तथा जनमानस तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्या निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं किस पे, द्विवेदी योगीन का प्रवृत्तियां। ठीक है, कि मतलब इस युग में काव्य की प्रवृत्ति क्या थी। ठीक है, इनको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन जाता है क्योंकि बाद में है ना मिक्स हो जाते हैं हमारे दिमाग में, देश प्रेम की भावना और मतलब लगभग सब तो देश प्रेम की भावना वहाँ भी थी, भारतीय हिंदी युग में भी थी। ठीक है, उधर बाद में भी आएगी, ये द्विवेदी युग में भी है। ठीक है, फिर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम हो जाते हैं यार ये कहाँ था क्या था, और फिर हम उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल याद रखना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल याद रखना, फैक्चुअल भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। देश प्रेम की भावना, इतनी देर से हम प्रवचन सुन रहे हैं तो उसमें देश प्रेम की भावना आ ही रही है, देश प्रेम ही हो रहा है।
तो देश प्रेम की भावना इस युग में थी। ठीक है, जैसे कि ये आपका उनका क्या बोलते हैं, गुप्त जी का कथन है, हम क्या थे और क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ठीक है, यह योग कारणों की जड़ तक जाने के पश्चात उत्सर्ग और बलिदान के माध्यम से अपनी खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे रहा था। ठीक है, देशभक्त वीरों मरने से कभी डरना ना होगा, प्राणों का बलिदान देश की विधि पर करना होगा, जान दो। राय प्रसाद शुक्ल सने की कविता में देशभक्ति की लहर दिखती है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वे नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। ये पंक्ति थोड़ी सी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, वह नर नहीं है निरा पशु मृतक के समान है। तो ये पंक्ति थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि पूछ ली जाएगी या पूछी ही जाएगी, पर थोड़ा सा माइंड में क्लिक रखना कि हाँ। ठीक है, उसके बाद मैथिली सेनगुप्त ने तो भारत भारती लिख दी, पूरी राष्ट्र प्रेम से संबंधित थी। ठीक है, और इस कृति को क्या कर लिया था, जब्त भी कर लिया था। ठीक है, यानी कि इस कृति को जब्त कर लिया था। फिर सामाजिक, अब देखो, हाँ जब्त करने से याद आया मुझे, है ना, क्योंकि जब कठिन पेपर बनता है ना तो इसी प्रकार बनता है, वो पूछ लेगा इनमें से कौन कौन सी रचनाएं जब्त नहीं की गई है ना, उसमें सोजे वतन डाल देगा, भारत भारती डाल देगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बना लेता है वो। फिर हमें लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं। तो यहाँ से भी आपको तैयार रहना है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी अपने दिमाग को तैयार रखना। फिर दूसरा आता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया। ठीक है, सुधारवादी युग था ही, पहले भी हमने बता ही दिया। तो दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, बाल विवाह, इन सबको अपनी कविताओं का विषय बनाया कवियों ने। प्रताप नारायण मिश्र नारी बेधब और बाल विधवाओं की तरुण अवस्था को देखकर रो पड़ते हैं, कौन करेजा नहीं कसरत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की छोड़ो। नारी की दयनीय दशा का चित्रण, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये पंक्ति आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, किसकी पंक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, गुप्त जी की। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति आपके परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ठीक है, इस काव्य धारण उपेक्षित नारियों को अपने काव्य में स्थान दिया। यशोधरा, बिल्कुल, गौतम बुद्ध की पत्नी, साकेत में उर्मिला, विष्णुप्रिया के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का वो किया गया। अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा नेट वालों के लिए, है ना, नेट वालों के लिए एक प्रश्न बनेगा, सहायक प्राध्यापक वालों के लिए 4 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, सहायक प्राध्यापक वालों के लिए 4 प्रश्न बनेंगे, नेट वालों के लिए एक प्रश्न बनेगा। एक मिनट जरा, ये थोड़ा सा, ठीक है, कैसे, पहले वो पूछ लेगा कि इन रचनाओं का संबंध किस पात्र से है या किससे है। ठीक है, तो कथन दे देगा, यशोधरा, यशोधरा के आगे गौतम बुद्ध की पत्नी, साकेत में उर्मिला हो गई, विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी हो गई। फिर वही पूछ लेगा इनमें से कौन सही है, 1 2 सही है। ठीक है, कौन सा सही है, 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही है ना, कि 1 3 सही है। ठीक है, ऐसे करके आपको दे देगा। और अपने को क्या रखना है, सहायक प्राध्यापक के पास, सहायक प्राध्यापक के लिए 1 लाइनर आता है, सिंगल लाइनर में प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न बनेगा। तो ये 4 प्रश्न ऐसे बनेंगे, यशोधरा में किसका वर्णन, साकेत में किसका वर्णन, विष्णुप्रिया में किसका वर्णन, और ये रचनाएं किसकी है। ठीक है, समझ गए, सब गुप्त जी की है। ठीक है, तो ये याद रखना। सखी भी मुझसे कहकर जाते, ये गौतम बुद्ध। ठीक है, यशोधरा कह रही है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रियतम के प्राणों को पल में स्वयं सुसज्जित करके भेज देती रण में, छत्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब उनको दुख इस बात का है, यशोधरा को दुख इस बात का हो रहा है कि यार, मतलब मैं क्या मना थोड़ी करती, मैं मना करती क्या, है ना, मैं मना नहीं करती, मैं उनको भेज देती, किसके नाते, छत्र धर्म, मतलब क्षत्रिय धर्म के नाते मैं उनको भेज देती रण में, है ना, पर मुझसे बोल के तो जाते। ठीक है, तो ये उनका दुख है। ठीक है, ये उनका दुख है, वो यही दुख है, उनको इस बात का दुख है कि मतलब बुद्ध जी चले गए, ठीक है, पर पूछ के जाते, बोल जाते कि भाई मैं जा रहा हूँ, है ना, कि मुझसे बोल के जाते कि मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इस पे बहुत लोगों ने बहुत जोक भी बनाए हैं, भैया गौतम बुद्ध शादीशुदा थे, अगर वो यशोधरा बोल के जाते तो वो जाने नहीं देती, है ना, वो पूछती कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब तक आओगे, है ना, क्या काम है, मैं भी चल रही साथ में। इसलिए गौतम बुद्ध ने यशोधरा से नहीं कहा, है ना, इसलिए वो उनसे कह के नहीं गए, है ना। तो ये तो मजाक हो गई, बाकी ये इसको आप याद रखना, सखी वे मुझसे कहकर जाते, एक ही पंक्ति आएगी, नीचे की आए ना आए जरूरी नहीं है,
पर ये जरूर आ जाएगी। ठीक है, इस पंक्ति से पहचानना है आपको। ठीक है, सखी भी मुझसे कह कर जाते, कौन कह रही है? यशोधरा कह रही है कि वो मुझसे कह के जाते गौतम बुद्ध की। ठीक है, फिर हरिओध अपने उपाध्याय जी, ये वैदेही वनवास और विश्वास के माध्यम से नारी उपेक्षाओं को इन्होंने बिठाने की कोशिश की है। ठीक है, वैदेही वनवास इनका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैदेही वनवास, दो तो मैंने पहले बता दी थी, अधिकला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये हो गई वैदेही वनवास। ठीक है, अब आता है अगला, नैतिकता और एवं आदर्शवाद। ठीक है, सामाजिक चित्रण हो गया, राष्ट्रीय भावना हो गई, अब आएगी नैतिकता और आदर्शवाद। ठीक है, द्विवेदी युग का आदर्शवाद ये नीति परक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नैतिकता एवं आदर्श के बहुत ज्यादा प्रबल पक्षधर थे। रीतिकालीन कवियों की संगारिकता नहीं दिखाई पड़ती है। हरिओत्कृत, प्रिय प्रवास, मेथिली गुप्त, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ, रामदास त्रिपाठी की मिलन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि नीचे अपन देखेंगे, पर याद रखो। ठीक है, रीतिकाल में राधा कृष्ण श्रृंगार के आलम्बन है, जबकि द्विवेदी में राधा जो है लोक सेविका व सरोज से सरोकार रखने वाली नारी सिद्ध, मतलब द्विवेदी युग रीतिकाल में राधा जो है वो रो रही, परेशान हो रही है। द्विवेदी युग की राधा रोती नहीं है ना। द्विवेदी युग की राधा क्या है? लोक सेविका है ना। द्विवेदी युग की राधा जो है वो लोक सेविका है, ना कि ना, मतलब ऐसी नारी जो बहुत ज्यादा व्यथित है, परेशान है ना, प्रेम में पड़ी है, रो रही है, सुध बुध भूल गई है, वैसी नहीं है, ये लोक सेविका है। अपना अलग गुण दिखा रही है वो, है ना, लोक सेविका का। फिर इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता का मतलब है वस्तु का वर्णन, आख्यान की प्रधानता। आख्यान का मतलब होता है ना, अपन कहीं पौराणिक आख्यान लेके आते हैं, कहीं वो चीजें लेके आते हैं, वो आख्यान है, वस्तु का वर्णन। ठीक है, आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया है। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस युग में इतिवृत्त मतलब कथा, वही हमने बताई, आख्यान वही है, पर अधिक बल दिया जाने लगा और प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। जैसे साकेत है, जयद्रथ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, ये सब के सब प्रदंत काव्य में, और सब में इतिवृत्तात्मकता कथानक दिख रहा है ना भैया। साकेत रामचरितमानस से उठा ली। ठीक है, जयद्रथ तो जयद्रथ है, महाभारत का है। पंचवटी, फिर वो वहीं आ गए हम वापस, यशोधराम गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए, कहीं से कथानक लेके आए द्वापर में, फिर द्वापर कृष्ण बाला। ठीक है, तो ये कई सारी रचनाओं में आख्यान है, सारी रचनाओं में इतिवृत्त है, वही इतिवृत्तात्मकता। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास में ये कोई प्रिय प्रवास, राधा जी के हम बता रहे थे ना, कोई लोक सेविका है, ये प्रिय प्रवास में प्रिय का प्रवास हो गया है। ठीक है, वैदेही वनवास, ठीक है, इसमें इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। इसको अगर इतिवृत्तात्मकता को थोड़ा सा भूल भी जाओ तो इति को याद रखना और इतिहास जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब काम चलाने के लिए काफी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, इतिहास हम बोल सकते हैं क्योंकि पुरानी चीजें हैं। ठीक है, इतिहास कौन सा? कथाओं वाला। ठीक है, कौन सा इतिहास? कथाओं वाला। मतलब ये मतलब राजा रानी और वो वाला काम नहीं है कि महाराणा प्रताप और चेतक और छत्रपति शिवाजी और इनसे संबंधित रचनाएं हैं, वो वाला नहीं। इतिहास मतलब पुराना, ज्यादा पुराना पहुंच गया, अपन कथाओं में पहुंच गए। ठीक है, तो याद रखना। फिर सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। काव्य रूप मतलब मुक्तक है, प्रबंध है, ठीक है, प्रगति है, चंपू है, गीत है, ये सब के सब मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, हिंदी में अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य इस युग में लिखे गए हैं। द्विवेदी युग में सभी कवि मुक्तक रचना की और प्रवृत्त हुए। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना हुई। जयशंकर प्रसाद तथा हरिओद ने समस्या पूर्तियों के रूप में अनेक सुंदर मुक्तक लिखे। रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये वही जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है, उद्धव शतक। और छायावाद में जो प्रगीतों का प्रणयन हुआ उसकी शुरुआत इसी योग से, छोड़ दो। भाषा परिवर्तन तो हमने देख ही लिया, खड़ी बोली आ गई थी, ब्रजभाषा के बाद। ठीक है, काव्योत्पकता का संदेश संदेह को दूर कर दिया। जयद्रथ की प्रसिद्धि ने ब्रजभाषा का मोह भंग कर दिया। ठीक है, भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजयी सिद्ध हुई। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार इस भाषा को सुबह सरल रचना अनुकूल, अपन बहुत देर से पढ़ते आ रहा है, इसको छोड़ दो, है ना, बहुत पढ़ लिया ऊपर। छंद की विविधता मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, तुम्हें रोला मिलेगा, छप्पई मिलेगा, कुंडलिया मिलेगा, सार मिलेगा, गीतिका मिलेगा, हरिगीतिका मिलेगा, लावनी मिलेगा। ये गुप्त जी हरिगीतिका के बादशाह है ना, हरिगीतिका के बादशाह हैं गुप्त जी, मेधातिथि गुप्त, इनका नाम याद रखना। अभी हमने पढ़ा था, रूपक और अनुप्रास के बादशाह तुलसीदास थे। ठीक है, तो ये गुप्त जी हैं, हरिगीतिका बहुत पसंद था इनको। ठीक है, मैथिली गुप्ता, अजय सिंह उपाध्याय, हरिओध, जयशंकर प्रसाद ने छंदों के प्रयोग में अपना अद्भुत कौशल दिया है। छोड़ो,
इस युग के कवियों ने काव्य को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, रूढ़िवाद से स्वच्छंदता, जड़ता से प्रगति की ओर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्विवेदी युग चेतना, राष्ट्रीय प्रेम, सामाजिक भक्ति, ये सब मतलब कुल मिला के ओवरऑल अगर सारी दृष्टियों से देखें तो ये युग बहुत श्रेष्ठ रहा है हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, अब द्विवेदी युग के कवि और उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे हरिऔध जी ही आ गए। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भैया याद रखना, नेट वाले तो विशेष रूप से याद रख ही लो, है ना, तुम्हें तो याद रखना है, तो कैसे ही रखो तुम, साम दाम दंड भेद जैसे भी याद हो जाए करो, क्योंकि इनकी जब जब रचनाकारों का कालक्रम पूछा जाएगा तब तब हरिऔध जी का नाम डाला जाएगा। ठीक है, इनका नाम तो बिल्कुल एकदम याद रखो। 1865। हरिऔध जी ने द्विवेदी प्रख्यात कवियों ने साथ उपन्यासकार रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं और इतिहासकार भी रहे हैं। ठीक है, श्रीधर पाठक के बाद इन्होंने खड़ी बोली में सरस रचनाएं की, छोड़ो। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ 1865 में हुआ है। हरिऔध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं लिखी। जनमनम जे छोड़ दो, निजामाबाद छोड़ दो, सब छोड़ दो, ये तो अपन तब से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये भी छोड़ दो। इनके काव्य में सरल और प्रांजल हिंदी का निरलंकार सौंदर्य, दूसरी ओर संस्कृत का अलंकार एक पदावली, ये सब छोड़ दो। कहीं कहीं हरिऔध जी ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है, कहीं चित्रात्मक शैली का किया है। ये सिर्फ मतलब एक बैकग्राउंड बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है अपने को। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे हैं 2 बार। ठीक है, ये कथन रख लो याद, अगर कथन पूछता है कि हरिऔध के बारे में कौन सा कथन सही है तो ये याद रख लो, कभी पूछ ले गलती से तो इतना लोड लेके याद नहीं रखना। रचना देखो बस। ठीक है, नाटक इन्होंने प्रद्युम्न विजय लिखा और रुक्मणी परिणय, ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक हो जाता है हरिऔध जी से। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकला फूल में आधे घंटे से एक ही चीज़ का नाम लेते जा रहा हूँ, है ना, जब इतनी बार नाम लिया है मतलब कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें क्या है। ठीक है, जितने बनाना चाहो उतने बना लो। ठीक है, जितने बन जाए उतने बना लो आप। ठीक है, काव्य कृतियाँ, प्रिय प्रवास 1914, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का वर्णन है, मथुरा प्रस्थान तक। अब इतना याद रखना है ना, मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है, मथुरा के पहुंचने के बाद का वर्णन नहीं है। ठीक है, मथुरा पहुंचने के बाद का वर्णन नहीं, प्रस्थान जा रहे हैं वो मथुरा, वहां तक का वर्णन है बस। बेदेही वनवास, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा, निर्वासन। ठीक है, ऐसा बना लो। परिजात, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषय। चुभते चौपदे। ठीक है, चौखे चौपदे। ठीक है, रस कलश। ठीक है, ग्राम गीत। ठीक है, प्रेम प्रपंच। बस इसको अगर छोड़ना चाहो, तुम्हारी श्रद्धा से छोड़ना है छोड़ दो, अन्यथा इनकी सारी की सारी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, IMP। ठीक है, और भी लगा लो, भी के बाद एक और भी लगा लो, वेरी वेरी IMP। ठीक है, 2 3 भी लगा लो, 3 4 आई लगा लो, जितना लगाना उतना सब लगा लो। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हरिऔध जी। देखो, इनका ऐसा कोई सा जगह नहीं है जहाँ प्रश्न नहीं आया। रुक्मणी परिणय से आया, ठेठ हिंदी के ठाठ से आया, अधखिला फूल से आया। ठीक है, प्रिय प्रवास से आया, बेदही वनवास से आया, पारिजात से आया, चौपते चौपदे से आया, चौके चौपदे से आया, रस कलश से आया, ग्राम गीत से आया, इससे ही नहीं आया। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि छोड़ना तो छोड़ दो, मैं वो भी पूछ लेगा, इतना तो पूछ ही लिया है तो इसी को तो पूछना है, तो एक रचना और का है छोड़ रहे हो। ठीक है, तो उसको भी रट लो। अगला है मैथिली शरण गुप्त जी, बढ़िया, एक और महान कवि, इनकी भी याद कर लो भैया। ठीक है, इनका भी याद कर लो, 86। ठीक है, इनका भी याद करो, 86 में से गुप्त द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। चिरगांव, इनका तो जन्म भी रख लो, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हो सके PSC वाला पगलेट है, जन्म जगह ही पूछ ले, हम सोचें सरल प्रश्न है और गलत कराएं। 86 में जन्म हुआ है। रचना कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक में छपती थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पत्र का नाम याद रखो इनका, वैश्योपकारक पत्र में इनकी रचनाएं छपती थी, स्टार्टिंग में कलकत्ता से निकलता था ये पत्र। ठीक है, तो इसमें कौन सा पत्र और कहाँ से निकलता था। ठीक है, इनका परिचय महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और फिर ये सरस्वती पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ठीक है, और फिर ये उनके आदर्श बन गए द्विवेदी जी, और फिर बढ़िया एकदम गुरु बने, और फिर इन्होंने किया है खड़ी बोली में काम।
ठीक है, प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, प्रकाशन है 1909। ठीक है, पर प्रसिद्धि भारत भारती से मिली है 1912। इसके बाद क्या कहा गया? राष्ट्र कवि। किसने कहा? जल्दी बताओ, ये जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, किसने कहा है? ठीक है, भारत भारती ने हिंदी भाषियों में जाति, देश के प्रति गर्व और गौरवपूर्ण भावनाएं प्रवृत्ति की, तभी राष्ट्रपति के रूप में सिद्ध हुए। ठीक है, ये फिर मानस के पश्चात राम काव्य का दूसरा ग्रंथ है साकेत, जिसकी रचना गुप्त जी ने की है। ठीक है, मैथिली गुप्त की राष्ट्रीय भावना दैन्य बना पाखंड है। प्रबंध काव्य में इतिवृत्त परक रूप को स्वीकार कर उन्होंने पारंपरिक हिंदू पौराणिक गाथाओं को भक्तिकालीन कवियों के समांतर प्रस्तुत किए। छोड़ दो, इनके काव्य सज्जन में निम्नलिखित प्रवृत्तियां द्रष्टव्य होती है। मतलब इनके काव्य में क्या है प्रवृत्तियां? कठोर नीतिमत्ता, आदर्शवादिता दिखेगी, वर्ण विषय में विस्तार मिलेगा, राष्ट्रीय प्रधानता मिलेगी राष्ट्रवाद की, राजनीतिक चेतना का स्वरूप देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक पुनरुत्थान मिलेगा, मानव की गरिमा की बात इन्होंने की है, मानवतावादी रहे हैं, सामंतवर्ग शोषक वर्गों के आत्मरक्षण पर बल दिया, गांधीवाद का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, नारी दृष्टि संभाव से देखी, पौराणिक और आधुनिकता का सम्मिश्रण किया है, स्वाधीनता की बात की है, योगीन चरित्र चित्रण किया है, मर्यादावाद पर दुख कातरता, इतिवृत्तात्मकता तो है ही है, खड़ी बोली का प्रयोग है, वैष्णव संस्कार और समन्वित काव्य शिल्प, ये सब के सब किस में मिलेंगे? तुम्हें मैथिली गुप्त के काव्य में देखने को मिलेंगे। अब देखो इनकी रचना। अभी तक कमेंट नहीं किया आप लोगों ने किसी ने भी। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? जल्दी कमेंट करो। चलिए, रचनाएं। नाटक तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य ग्रंथ रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, अनघ, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहोस, काबा और करबला, पृथ्वीपुत्र, जय भारत और विष्णुप्रिया। ठीक है, ये सब के सब आपको याद रखना है ना। मैं कई बार बोला ना मैंने कि कुछ कवि, कुछ लेखक, नाटककार, उपन्यासकार ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, जिनकी सारी रचनाएं हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हमें ऐसा कोई तथ्य ना हो जो ना पता हो, ऐसी कोई रचना ना हो जो ना पता हो। उनमें से एक यही है, प्लासी का युद्ध और मेघनाथ वध, ये अनुदित काव्य है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। अब इसमें मैं और इम्पोर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट का मतलब इनको ऑप्शन के साथ याद रखना है। रंग में भंग, रंग में भंग, इसको आपको इसकी डेट याद रखनी 1909। ठीक है, भारत भारती की रखो 1912, पंचवटी की रखो 1925, साकेत की रखो 1932, यशोधरा की रखो 33, द्वापर की रखो 36, विष्णुप्रिया की रखो 57। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसी रचनाएं हैं जिनकी डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब इन सातों की आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, बड़े आलसी लोग हो यार आप लोग, मतलब अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हो कि क्या है आंसर। चलो, द्विवेद युग के अन्य कवि और उनकी रचनाएं। अब ये छोटे छोटे आ गए हैं ना, मतलब जो मेन थे उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, अभी ये आ गए। नाथूराम शर्मा शंकर, जनमन में से कोई मतलब नहीं है, अलीगढ़ जिले में होगा है 59 में। ये हिंदी उर्दू अंग्रेजी सब कुछ जानते थे ये। आरंभ में इनकी रचनाएं भारतेंदु युग की ब्राह्मण पत्रिका में छपी, फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। आरंभ में ब्रजभाषा में थे, बाद में खड़ी बोली में आ गए। देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवाओं अछूतों, इनका सबका विषय बनाया। प्रमुख रचनाएं अनुराग, शंकर सरोज, गर्वरंडा रहस्य, शंकर सरवस, भारतेंदु प्रज्ञु साहित्य सुधारक की उपाधि इनको दी गई है। इनका बस एक नाम, ये क्या बोलते हैं,
उपाधि याद रख लो, है ना, शंकर जी की, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, ये इनकी उपाधि है। ठीक है, शायद सुधाकर भी रखो तो रखो, नहीं तो मत रखो, ये जरूर रखो याद किसकी उपाधि है। ठीक है, फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण जी आ गए। इनका जन्म जबलपुर में, मतलब मध्य प्रदेश में ही हुआ। बीए की शिक्षा जबलपुर में प्राप्त की। संस्कृत के ज्ञाता थे, वेदांत की रुचि थी। कविताएं बड़ी सरस और भावपूर्ण मिलेगी। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में लिख रहे थे। कालीदूत के मेघदूत का अनुवाद धार धारा धार धावन के नाम से किया है, ये याद रखो। अन्य उल्लेखनीय काव्य कृतियां स्वदेशी कुंडल मृत्युंजय है। राम रावण विरोध, ये याद रख लो। ठीक है, बसंत वियोग रखना तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगले आते हैं रामचरित उपाध्याय। उपाध्याय जी गाजीपुर के रहने वाले थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई, बाद में ब्रजभाषा, फिर खड़ी बोली में आ गए। ठीक है, प्राचीन विषयों पर कविताएं लिखी है, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद खड़ी बोली कविताएं लिखने लगे। इनकी काव्य कृतियां राष्ट्रीय भारती, देवदूत है, देवसभा है, विचित्र विवाद है, ये देख लो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसके अतिरिक्त उपाध्याय जी ने रामचरित चिंतामणि के नाम प्रबंध काव्य की रचना भी की। अब आते हैं शुक्ल स्नेही जी। ठीक है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये अपने स्नेही जी जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने लिए। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, इनका जन्म उन्नाव में हुआ, 1883 में जन्म हुआ। इनका भी याद रख लो जन्म वर्ष। उर्दू के विद्वान थे, साथ साथ हिंदी में अच्छी कविताएं लिख रहे थे। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से रचना लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल नाम से लिखते थे। ये एक प्रश्न आपका यहीं तैयार हो गया। ठीक है, ये प्रश्न आपका यहाँ आपको याद रखना है, स्नेही नाम से कौन से विषयों पर लिख रहे थे? श्रृंगार पे। और राष्ट्रीय भावनाएं कहाँ लिख रहे थे? तो त्रिशूल नाम से लिख रहे थे। ठीक है, इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं कृतक क्रंदन, याद रखो, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग छोड़ दो, करुणा कादम्बिनी, याद रखना तो रखो, पर ये स्टार्टिंग की तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, कृतक क्रंदन, प्रेम पचीसी और राष्ट्रीय वीणा, ये आपको बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल एकदम ऐसे करके डार्क कर लो, एकदम हाईलाइट कर दो, देखे ही नहीं, याद कर लो इसको। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कृतक क्रंदन और प्रेम पचीसी और राष्ट्रीय वीणा। इस के अन्य कवि में बाल मुकुंद गुप्त जी आ गए। ठीक है, भगवान दीन आ गए, सैयद अमीर अली आ गए, कामता प्रसाद गुरु जी आ गए, गिरधर शर्मा नवरत्न आ गए, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल सिंह आ गए, मुकुटधर पांडे, ये बाद में मिलेंगे आपको। ठीक है, इनकी रचनाएं भी हैं, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, श्रीधर पाठक। ठीक है, पाठक जी की अनुदित रचनाएं हैं और ऐसी अनुदित है कि वो आती ही हैं। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना गया है। पहली ही लाइन से प्रश्न। ठीक है, पाठक जी से पहली ही लाइन से आपका प्रश्न बन रहा है। आप लोगों में से कौन कौन बचा है ये मुझे कमेंट करके बताओ तुरंत में। अभी लाइव क्लास में कौन कौन बचा है, मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताओ कौन कौन बचा है। ठीक है, श्रीधर पाठक के अनुदित ग्रंथ देखो, एकांतवासी योगी, है ना, ये हरमिट गोल्ड स्मिथ की थी। श्रांत पथिक ट्रेवलर का अनुवाद है, ये भी गोल्ड स्मिथ की है। ऋतु संहार कालिदास की। ठीक है, ये दो रचनाएं आपको याद रखना है, एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक। ठीक है, तो इसके पूछने के दो तरीके हैं, कौन सी रचना है ना, किसकी है, और अनुवाद क्या किया, मतलब हरमिट का अनुवाद। अच्छा कुसुम जी है, और बताओ जल्दी भैया, जो बचा है वो बताओ मुझे, कम से कम खबर तो लूँ मैं आप लोगों की कहाँ हो। ठीक है, एकांतवासी योगी गोल्ड स्मिथ की रचना है, हरमिट उसका अनुवाद है। ठीक है, तो तीन प्रश्न कैसे, एकांतवादी एकांतवासी योगी किसकी रचना है, ठीक है, किसका अनुवाद है, हरमिट का, और हरमिट किसकी है, तो गोल्ड स्मिथ की। वैसे ही श्रांत पथिक ट्रेवलर, समझ में आ रहा ना, पथिक, पथिक मतलब चलने वाला, तो उसको ट्रेवलर बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी गोल्ड स्मिथ की है। ऋतु संहार तो अपने को वैसे ही पता, कालिदास की। ठीक है, ये इनकी रचना याद रखो। सर मैं भी हूँ, अभी सो गए थे क्या तुम?
कमेंट करके नहीं बताया तुम लोगों ने अभी तक मुझे किसने उपाधि दी राष्ट्रकवि की। चलो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं, पाते हैं। काव्य मंजूषा और सुमन, ये लिख लो बस, काव्य मंजूषा, काव्य संग्रह। ठीक है, कविता का वैसे मनोरंजन का उपदेश होना चाहिए, यमुना किनारे कौतूहल। अब देखो, ये पूरा जो उन्होंने बात की थी ना, अपन अभी देख के आए ऊपर, ये पूरा कथन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सुकियाओं के गतागत की पहेली बजाने की है। तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, बूंद से लेकर, ये इसको सुधार लो यार भैया, है ना, समुद्र पर्यंत, पर अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविताएं हो सकती है ना। तो आदि वहाँ लाइन देख ली, आदि यहाँ लिख लो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यमुना किनारे केली कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका है, अब ना परकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और ना ही सुकियाओं की गतागत पहेली बजाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाग्यश्री भी है, तीनों हो फिर भी कमेंट नहीं कर रहे, बताओ। गांधी जी ने, फिर उसमें लिखा है गांधी जी, तुमने ज़्यादा जल्दी देख लिया यार। लिखा तो मैंने खुद बाद में देखा, पर मैंने उसको स्किप कर दिया था, तुमने नीचे तक पढ़ लिया, मतलब मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम ज़्यादा जल्दी पढ़ ले रहे है ना। मैं जिस लाइन पे टिक करता हूँ वही पढ़ो। ठीक है, आज से तुम्हारा टारगेट है, जिस लाइन पे मेरी ये पेन चलेगा ना उसी लाइन को पढ़ना है तुम्हें बस। भले मैं 10 बार उस लाइन पे टिक करूँ, 10 बार वहीं पढ़ो, नीचे वाली लाइन पे नजर नहीं जानी चाहिए। चलो, कविता का वैसे मनोरंजन में उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका है, न परिकियों पर प्रबंध लिखने की आवश्यकता है और न सदियों की गतागत की पहेली बुझाने की। ये चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत और समुद्र से लेकर बिंदु से बूंद से लेकर जल पर्यंत, आकाश अनंत पृथ्वी, ये सब पे कविताएं हो सकती है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो अनुदित काव्य हैं वो देख लो। विनय शतक, भरथरी के बैराग शतक का, बिहार वाटी के जयदीप के गीत गोविंद का, स्नेहमाला भरथरी की श्रृंगार शतक का, गंगलेरी पंडित जगन्नाथ का था ना, गंगलेरी था वो, तो उसी का है। ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संगार का। ये याद रखो बस, तुम तो यही पूछेगा, बस एक ही पूछेगा, सरगो नरक ठिकाना नाही, है ना, सरगो नरक ठिकाना नाही, यही पूछेगा तुमसे, बस यही याद रखो तुम तो, है ना। बाकी तो देख लो एक बार, बाकी द्विवेदी जी से ऐसी रचनाएं ज़्यादा पूछी नहीं गई है, बस याद रखो, ये जरूर याद रखो। ठीक है, कविता। अब राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि बचे भैया, कौन कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रख लो भाई। चतुर्वेदी जी 4 अप्रैल को पैदा हुए थे ये हमारे माखन नगर में, मतलब इनका माखन नगर है, हम पैदा हुए हैं वहाँ पे, है ना, मतलब माखन नगर में इनका जन्म हुआ है। सौभाग्यवश हम भी उसी माखन नगर से हैं। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान है। ठीक है, उनकी रचनाओं में हिम किरीटनी, हिमतरंगिणी, माता, योगचरण, समर्पण आदि काव्य कृतियाँ जो है ये सब राष्ट्रवाली हैं। उनकी काव्य कृति कविताओं राष्ट्रीय जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, कविता जवानी में क्या बोलते हैं, ओज प्रधान है। ठीक है, द्वारावली का खेल खेल चल भूडाल छोड़ो, एक हिमगिरी एक सर का मोल दे, मसल कर इन रातों सी उठाकर, दो हथेली को पृथ्वी से गोल कर दे, रक्त है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर अपनी जवानी। इनकी रचना अपने पास ऑलरेडी लगी हुई है 9th यूनिट में। ठीक है, कैदी और कोकिला है और पुष्प के विलासा है ना, इन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा में पुष्प को अपना बलिदान, उनके क्या बलिदान तेरा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्याली को ललचाऊं, और चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर डलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीरने। ये भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो इसको तो पता होनी चाहिए आपको। ये हो गई इनकी पुष्प की अभिलाषा। अब आते हैं नवीन जी, ये भी हमारे सिलेबस में है अलग से, मध्य प्रदेश में। नवीन जी, ठीक है, राष्ट्रीयता, संघारिकता और रहस्यात्मकता तीनों प्रवृत्तियां हैं। इन्होंने
यथार्थ चित्रण किया है। ओ भिखमंगे, ओ पराजित, ओ मजलूम, अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जागरण निद्रा सम्मोहित। ये पंक्ति ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। अपनी से अपनी रहनी रह निर्मम सा, अपना पद पहचान अटीले, ललक लालसा से मत कर तू अपने लोचन गीले गीले। ठीक है, नवीन जी का अपन अगर अलग से पढ़ेंगे, इनको पूरा पढ़ेंगे 9 यूनिट में, ठीक है। और नेट वालों के लिए इतना ही काम का, ज़्यादा में सिर्फ काम का है नहीं, ठीक है। वो कहीं कहीं तक सिलेबस में सम्मिलित नहीं है। नाम राम नरेश त्रिपाठी जी आए, ठीक है, ये भी भावना के, बस इनकी चारों रचना याद कर लो, ऐसी की ऐसी और ख़त्म। इनके बारे में कुछ पढ़ने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। इतना ही याद रख लो, मिनल, पतन, मानसी और स्वप्न, ठीक है। ठीक है, मानसी का मिलन हुआ पथिक से स्वप्न में, ठीक है। इसको जमा लो, ऐसे उल्टा कर लो, मानसी का मिलन हुआ पथिक से स्वप्न में, ठीक है, या स्वप्न में पथिक से मानसी का मिलन हुआ। एक सेंटेंस बना लो और ये याद रखो, कन्फर्म मतलब एक आ ही रही है यहाँ से, है ना। किस्मत ही खराब हो तुम्हारी तो वो नहीं पता मुझे, पर यहाँ से एक रचना आनी ही है, ठीक है। मानसी, पथिक, मिलन और स्वप्न, चार रचनाएं, और चार में से एक ना एक हर बार आती है, ठीक है। पथिक और मिलन खंड काव्य की रचना काल्पनिक कथाओं के माध्यम से देश के उद्धार के लिए आत्मोत्सर्ग की भावना को व्यक्त किया गया है। मतलब ये खंड काव्य है ना, ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत से बड़े प्राचीन गौरव को सरल शब्दों में व्यक्त किया है। अतुलनीय है जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है निर्मल कीर्ति ने साकर छोड़ो। ये मैंने क्या बोला, ये याद कर लो बस, जैसे भी याद कर रहे हैं ना, कथन बना लो, जैसे भी बनाना, मैंने ऐसे ही याद किया है, ठीक है। मानसी का मिलन हुआ पथिक से स्वप्न में, बात खत्म। सिया राम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। गांधीवाद में इनकी भी आस्था थी। इनकी रचनाओं में अहिंसा, करुणा, विश्वबंधु, शांति, गांधीवादी मूल शब्द देखेंगे। इनकी मौर्य विजय, ठीक है, पूर्वबादल, आद्रा, पाथे, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दो रचना, तीन रचना याद रख लो। क्या यह क्या हुआ, दीख पड़ती तू काली काली, कहाँ छिपाई थी इस तन में यह तक पूर्वाद छोड़ो। द्विवेदी जी आए, सोहनलाल द्विवेदी जी, ठीक है। ये भी राष्ट्रवाद के थे। भैरवी पूजा गीत, बांसवत दत्ता, विश्वपान आदि इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है, ठीक है। बांसवत दत्ता याद रखो, ऐसा इनसे ज़्यादा पूछा नहीं है, ठीक है। वंदना के इन सुरों में एक मेरा सुर मिला दो, ठीक है। वंदना के इन सुरों में एक स्वर मिला दो, ये पंक्ति उनकी गहरी देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वंदनाओं के सुर में एक सुर मेरा भी मिला दो, ठीक है, मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इनका हो गया हमारे किसका, सोहनलाल द्विवेदी जी का, ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये फिर सिलेबस में है। अभी नेट वालों के लिए बता दे रहा हूँ मैं कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे प्राध्यापक वालों के लिए अलग से फिर पढ़ लेंगे अपन। यही देख लो, बाद में ज़रूरत नहीं है। रचनाएं जो हैं, रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो बचेंगी उन रचनाओं के बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। मतलब इनकी जो रचनाएं लगी आपके पाठ्यक्रम में उनको हम बाद में समझेंगे 9वीं यूनिट में। अभी इनके बारे में जो तथ्य वो देख लो। राष्ट्र काव्य धारा के लिए इनकी त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता इनकी महत्वपूर्ण है। तो इन कविताओं के नाम याद रखो आप, ठीक है। किन कविताओं के, इन जो कविताओं पे आप, मैंने अभी ये लाइन खींच दी है, ठीक है, और इसको अपन कर दे रहे हैं लाल, ठीक है। ये याद रखो आप, त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाई। आंदोलन के दौर कई बार जेल जाना पड़ा। उनकी झांसी की रानी कविता बहुत प्रसिद्ध है, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बुंदेरे है बोलो मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी, ये वो ही है, ठीक है। जलियांवाला बाग में बसंत, ठीक है, ये एक अलग रचना हो गई आपकी, ठीक है। ये सहायक प्राध्यापक के पाठ, ये तीनों के तीनों रचनाएं आपको किसमें मिलेंगी, आपके सहायक प्राध्यापक के पाठ्यक्रम में। तो इनको अपन आराम से पढ़ेंगे ठंडे दिमाग से, ठीक है। इस जो हत्याकांड था जलियांवाला बाग, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे धीरे से आना, ये शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, उन कलियाँ उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर। बसंत के टाइम की बात है बता रही हूँ, इसको छोड़ो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। दिनकर जी आए, ठीक है। दिनकर जी की डेट ऑफ बर्थ याद रखो भैया, दिनकर जी को बिल्कुल भूलना नहीं है, 1908, ठीक है, 1908। अपनी काव्य कृतियाँ हुंकार, रेणुका, विपथगा,
इस सब में साम्राज्यवादी सभ्यता और ब्रिटिश की प्रति क्रांति का आह्वान किया है। पराधीनता के प्रति प्रबल विद्रोह के साथ उन्होंने पौरुष अपनी भीषणता भयंकर छोड़ो, स्वतंत्रता की प्रथम क्षति कुर्बानी तथा समर्पण के काव्य विषय बनाकर पद दलित छोड़ो। इनकी रचना बस याद रखो, कहाँ चले, एक आध छूट गई होगी, है ना। हुंकार हो गई, रेणुका हो गई, विपथा हो गई, रश्मिरति हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई। दो रचना और है, ठीक है, रश्मिरति और कुरुक्षेत्र। बोल लिखना तो लिख लो, बाकी आगे शायद होगी नोट्स में, ठीक है, लिख लो, बाकी कुछ तो करो, है ना। कौन कौन सी, रश्मिरति और कुरुक्षेत्र, रश्मिरति और कुरुक्षेत्र, और तीन ये हो गई, ठीक है। श्याम नारायण पांडे जी, हल्दी घाटी वाले, ठीक है, हल्दी घाटी और जौहर। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के जीवन पर, जौहर रानी पद्मिनी के, और समझ में भी ऐसे ही पता जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जौहर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, ठीक है, तो उनकी है। अद्भुत प्रभास, सादगी और ओज और सब मिलेगा तुम्हें। अब देखो, ये आई हमारी रचना, कवि और उनकी रचनाएं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना, एक बार रिवीजन करते चलो। इनका जन्म याद रखना है, जन्म याद रखना है ना, मृत्यु छोड़ दो तो छोड़ दो। प्रद्युम्न विजय रुक्मणी, परिणय, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, चुगते चौपदे, चौके चौपदे, बेदई वनवास, प्रेम प्रपंच, रस कलश, ग्राम की तो परिजात, सबके सब याद रखना, ठीक है। टोटल मैत्रीतन गुप्त 86 में इनका जन्म भी। रंग में भंग, जयद्रथ, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, मेघनाथ वध, संकृति, झंकार, साकेत, उच्छ्वास, द्वापर, जय भारत, पृथ्वीपुत्र, विष्णु प्रिय, राष्ट्रवाणी, ये शायद छूट गई थी, उच्छ्वास नहीं थी ऊपर, शायद शायद, इसको याद रखो, ठीक है। मेघनाथ वध तो था, इसको याद रखो, बाकी सबको याद रखना, ये ऊपर नहीं थी, उनको अलग से बता रहा हूँ मैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी, ठीक है। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, इनका ये याद रखो। रामचरित उपाध्याय छोड़ दो। स्नेही जी, स्नेही जी, कृत कृष्ण, प्रेम पची, राष्ट्रीय वीणा, तीनों के तीनों याद रखो। गुप्त जी की, सॉरी, चतुर्वेदी जी की हिमतरंगिनी, हिमकिरीटनी, माता योग चरण समर्पण, ठीक है। इनको वैसे क्या उपनाम है, चलो इनका तो नहीं लिखा, आप कमेंट करके बताओ तुरंत, इनका उपनाम क्या है। राष्ट्र कवि तो हो गए मैत्री शरण गुप्त, इनका उपनाम क्या, बड़ा सड़ा, मतलब एकदम बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी की अब भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। मानसी का मिलन हुआ स्वप्न में किससे, पथिक से, तो ये हो गई मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, चारों याद रखो। गुप्त जी की मौर्य विजय, पाथे, बाबू, अनाथ और विषाद, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मौर्य विजय और पाथे याद रखो। नवीन जी की कुमकुम, ये देखो इनकी ऊपर नहीं थी ना, ये मिल गई इनकी रचनाएं नेट वालों के लिए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अलग से कुछ रचनाएं याद होनी चाहिए। तो कुमकुम हो गई, उर्मिला हो गई, रश्मि रेखा हो गई, अपलक हो गई, हम बेस्पाई जन्म के, ये सारी की सारी रचनाएं नवीन जी की। सुभद्रा कुमार चौहान की त्रिधारा मुकुल, दिनकर जी की छूट गई थी ऊपर, ये पूरी पूरी रचनाएं। रेणुका, अहंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रत्यक्ष, रश्मिरति, उर्वशी, संस्कृति, 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, ये सब की सब इनकी रचना हो गई, इनमें भी कुछ नहीं छूटा। सोहनलाल द्विवेदी जी की बासवत्ता और भैरवी, ठीक है। श्याम नारायण पांडे की दोनों याद रखो, हल्दी घाटी और जौहर। अब कुछ भारत एकात्मा और बताओ भाई, और कौन कौन है, कमेंट करो जल्दी। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, चावल ले लो हाथ में, ठीक है। प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजंगना विलाप था, ठीक है। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण व्रतों पर आधारित है। हम अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 3 प्रश्न है आपकी यहीं, ठीक है। प्रिय प्रवास रचना किसकी है, अब भी ऊपर पढ़ के आए थे, जल्दी कमेंट करो, बिल्कुल एकदम तुरंत तुरंत कमेंट करते जाओ, देर नहीं करना, ठीक है। लाइव क्लास चल रही है अपन, मतलब ऐसे सोना नहीं है, ठीक है। प्रिय प्रवास किसकी रचना, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। क्या है, प्रथम महाकाव्य, सर्वप्रथम ब्रजंगना विलाप इसका नाम था, ठीक है। संस्कृत के वर्णव्रतों का आधारित है। मैत्री शरण गुप्त को आधुनिक तुलसी कहा जाता है,
ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कहा है। ठीक है, भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ठीक है, ये हमने ऊपर बता ही चुके थे, हरिगीतिका छंद का बादशाह। ठीक है, हरिगीतिका छंद के बादशाह थे। कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा का पाणिनि किनको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु जी को। ठीक है, हरिऔध जी की है। ठीक है, प्रिय प्रवास हो गई हरिऔध की। ये मैथिली क्या, मैथिल क्या लिख रहा है बाप भाग्यश्री। चलो, हरिऔध जी की है प्रिय प्रवास। ठीक है, उसको ही प्रथम महाकाव्य हिंदी का है, ब्रजंगना विलाप नाम था। ये सब प्रश्न आए हैं। मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। हमने कहा था ना, इनके बारे में पढ़ेंगे, एक चीज ये पढ़ लो, छायावाद का प्रवर्तक और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, छायावाद स्वच्छंदतावाद था वैसे भी, तो छायावाद का प्रवर्तक और प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि मुकुटधर पांडे को किसने माना है? तो शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, ये वैसे 5 अध्याय होते पर 6 अध्याय हो गए, तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और ये हो गए आपके कंप्लीट। ये 6 से कम 8 से 10 प्रश्न बन रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, ये 6 जो तथ्य हैं उनसे 8 से 10 प्रश्न बन रहे हैं, तो अच्छे से याद रखो। ठीक है, ये किस किस को पता था आखिरी वाला तथ्य? जल्दी कमेंट करो, फिर अपन क्लास खत्म करते हैं। ये किस किस को पता था कि मुकुटधर पांडे को क्या कहा गया है? छायावाद का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने। किस किस को पता था, हाँ और ना? तुरंत कमेंट करो। ठीक है, ये हो गया आपका द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अब इस वीडियो को तब तक देखना बंद मत करना जब तक कि तुम्हें द्विवेदी युग के पूरे रचनाकार और पूरी रचना याद ना हो जाए। जो जो मैंने कहा है कि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो जो मैंने बताई है कि भैया ये महत्वपूर्ण है, उसको जब तक याद ना हो जाए तब तक आपको पता, मतलब तब तक आपको ये वीडियो देखनी है। ठीक है, ये तब तक आपको ये वीडियो देखते हुए चलना है। ठीक है, नहीं पता था, चलो पता मतलब नहीं और पता, अच्छा नहीं पता, चलो। और किसको नहीं पता भाई? और किसी को पता था? किसी को पता था मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है? ठीक है, ये पता कर लो अब। ठीक है, इसको अब पता कर लो, ये पता होना चाहिए। ठीक है, मिलन मानसी पथिक और स्वप्न। ठीक है, मिलन मानसी पथिक और स्वप्न, ये रचना। ठीक है, तो ऐसी ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम मौखिक रूप से आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन मिलते हैं। कब मिलते हैं? कल। ठीक है, आज आपको द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न दे दिए जाएंगे। आज नहीं, सुबह देंगे, पर तुम दिन में रात में नहीं लगाओगे। सुबह रात में पढ़ना, एक बार फिर से वीडियो देखना और एक बार रिवीजन करना। सुबह तुम्हें द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे, उन प्रश्नों को लगाना। एक बार मुझे चेक करके बता देना, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें वीकली टेस्ट सिर्फ एक ही दिया है क्या? साप्ताहिक टेस्ट शायद मुझे लग रहा है मैंने अब तक एक ही दिया है, एक या दो, एक ही दिया है शायद। तो वो मुझे बता देना, तो उसको अपन जल्दी कर लेते हैं ना, क्योंकि वीकली टेस्ट में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आपको फिर बाद में ज़्यादा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे आप ज़रूर बता देना। ठीक है, ताकि मैं ध्यान रहे मुझे यहाँ कहाँ तक आपको दे दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अपन कल अगली क्लास में। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।